हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती छावनी। आपको लास्ट वीडियो तो याद रही ही होगी। यहाँ पर हमने कवर किए थे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, जिसमें मैंने आपको 4 क्लासिकल डांस फॉर्म्स कवर करवाए थे, जिसमें हमने साउथ के क्लासिकल डांस फॉर्म्स कवर किए थे। आपको उसमें मोहिनीअट्टम देखने को मिलेगा, कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम। इसके अलावा यहाँ पर 4 और क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जो हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में उसी को कवर करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो क्लासिकल डांस फॉर्म की पूरी स्टोरी है वो किस तरीके की है, क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है कि डांस हमेशा से खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका रहा है, कहानी बताने का तरीका रहा है। यहाँ पे हाँ, डांस को आप परफॉर्मिंग आर्ट में काउंट ज़रूर करते हो, लेकिन ये नरेशन का माध्यम रहा है जिससे नरेट की गई कहानियाँ। भक्ति मूवमेंट का दौर, 14-15 सेंचुरी का दौर, उस समय में यहाँ पर एक आइडिया आया था कि आप ईश्वर की भक्ति कैसे भी कर सकते हैं, और उसी में डांस भी आया कि नृत्य करके भी यहाँ ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। आपको बहुत सी क्लासिकल डांस फॉर्म उसी दौरान डेवलप होते दिखेंगे, और उन्हीं में से कुछ आज 4 क्लासिकल डांस फॉर्म्स के रूप में हम कवर करने वाले हैं। और इसी सीरीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे कथक के बारे में। अगर आप कथक देखो तो इसमें भी एक वर्ड आता है कथा। कथा का मतलब हुआ कहानी सुनाना। तो कथक एक ऐसा यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसकी मदद से कथा सुनाई जा रही है, कहानी सुनाई जा रही है। मैंने आपको जैसा कहा कि ये जो पूरा क्लासिकल डांस फॉर्म है, या इस जैसे ही बहुत से दूसरे क्लासिकल डांस फॉर्म हैं, ये यहाँ पर भक्ति मूवमेंट में डेवलप हो रहे हैं। यानी कि लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, इनकी जो कथाएं हैं जो आपको पुराणों में देखने को मिलती हैं, उन्हें यहाँ पर दिखाया जा रहा था डांस के जरिए। तो इस तरीके से कथक आया। अब यहाँ पे इनिशियल फेज में आप क्या देखेंगे? इनिशियल फेज में आप देखेंगे कि कथक जो है वो भक्ति मूवमेंट का पार्ट रहा, भक्ति का माध्यम रहा। लेकिन लेटर फेज में भक्ति मूवमेंट जो है वो आपको थोड़ा सा ओझल होता देखने को मिलता है। कथक जो है वो भी डिक्लाइन होता हुआ दिखता है। फिर ये जो कथक डांस फॉर्म था ये राजाओं के दरबारों में पहुंच गया। आपने यहाँ पे अनारकली का पूरा स्टोरी तो सुना ही होगा। वो यहाँ पे कथक ही परफॉर्म कर रही हैं, और वो भी मुगल दरबारों में परफॉर्म कर रही हैं। हालांकि अनारकली एज अ कैरेक्टर एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं, उसके लेके हमारे पास बहुत एविडेंस नहीं है, बट कहानियाँ हैं। तो यहाँ पे कथक जो है वो मुगल दरबारों में पहुंच गया, और वो यहाँ कोर्ट डांस के रूप में किया जाने लगा। तो आप कथक इस रूप में भी देखेंगे। यहाँ पे कथक जब मुगल दरबारों में पहुंचा है तो आप क्या पाएंगे? जो कथक की कॉस्ट्यूम है उसमें बहुत परिवर्तन आया है। आप यहाँ पे कुर्ता जो होता है और जो पजामा होता है उसका इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे, जिसको आप कई बार अनारकली सूट बोल देते हैं ना, उस तरह का कॉस्ट्यूम यहाँ पर हमें दिखता है। अदरवाइज इनिशियली हमें यहाँ पर लॉन्ग स्कर्ट में ये पूरा डांस दिखता था। अब क्योंकि कथक की बात हो ही रही है तो यहाँ एक नवाब का जिक्र ज़रूर होना चाहिए, जिनका नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। आप यहाँ पर अवध के नवाब के रूप में इन्हें देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये कथक क्लासिकल डांस फॉर्म में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। कथक के बहुत से घराने हैं। घराने का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से स्टाइल्स, स्कूल्स, शैली। कथक जो है उसमें आप यहाँ पर ऐसे ही एक लखनऊ घराना भी देखेंगे। शैली का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ पे कथक परफॉर्म किया जा रहा है तो उसमें कुछ रीजनल वेरिएशंस होंगे। लखनऊ घराना जो होगा उसमें यहाँ पर स्टेप्स या स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो थोड़ी सी अलग होगी एज कंपेयर टू जो कि जयपुर में परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे करके अलग अलग घराने हैं, और लखनऊ घराना जो है वो वाजिद अली शाह ने ही पॉपुलर बनाया। बल्कि वो खुद भी यहाँ पे कथक परफॉर्म किया करते थे। उन्होंने कथक का एक एलिमेंट राहा जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। वाजिद अली शाह एवरीवन। अब
यहाँ पे जैसे कि मैं आपको घरानों के बारे में बता ही रही थी, एक हमने लखनऊ घराना डिस्कस कर ही लिया है। तो लखनऊ घराना जो है वो वाजिद अली शाह के अंडर आ रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हर घराना जो होता है ना, उसकी कुछ खास बात होती है। तो लखनऊ घराना किस चीज़ के लिए जाना जाता है? एक्सप्रेशंस के लिए। मतलब इनका पूरा का पूरा जो फोकस होता है, पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस होती है, वो एक्सप्रेशंस को बेहतर करने में होती है। वहीं अगर आप जयपुर घराना देखोगे तो वो भानु जी के अंडर आ रहा है, और इनका जो एक्सपर्टीज़ होता है वो स्पीड में होता है। जैसे स्पिन वगैरह लेते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी से ये स्पिन लेते हुए आपको दिखेंगे। वहीं अगर हम बनारस घराना की तरफ चलें, जो जानकी प्रसाद जी के अंडर आया, वो फ्लोर वर्क के लिए जाना जाता है। मतलब इस तरीके से बैठ के जो डांस होता है उसके लिए जाना जाता है। तो कथक ही परफॉर्म हो रहा है, लेकिन वेरिएशंस हैं, इसीलिए घराने हैं। इसी के साथ आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, आप सभी यहाँ पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इस ऑफर के अंदर अवेल कर सकते हैं। आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ARTI1702 इसे अवेल करने के लिए। एंड ये कुछ बैचेस हैं जो कि 2027-28 को टारगेट करेंगे। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेके इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। एंड ये कुछ अनअकैडमी के रिजल्ट्स हैं, रिसेंटली आपने सुना ही होगा। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। अब हम यहाँ पे कथक के कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक चीज़ का याद रखिएगा कि मैं खुद यहाँ सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स बहुत अच्छे से ऑब्वियसली मैंने कभी सीखे नहीं हैं। तो हम, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सीखे हैं। तो हम यहाँ पे जो शब्द पढ़ने वाले हैं उनको हम बेसिक सेंस में समझने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ कि इन सभी एलिमेंट्स की अपनी डीप मीनिंग होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बेसिक तरह से सिर्फ इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो थाट, ये एक एलिमेंट आपको कथक में देखने को मिलेगा, जिसमें जो कि बहुत हद तक हमारा जो हमने भरतनाट्यम में जाति स्वरम पढ़ा है, यानी कि बेसिक फुट स्टेप्स हैं, सॉफ्ट मूवमेंट्स हैं, वो आपको दिखेंगे। इसके बाद तारा, टुकड़ा या परण आता है। नॉर्मली परण में यहाँ पर देवी देवता की वर्शिप आपको देखने को मिलेगी। जैसे गणेश परण, तो उसमें गणेश जी की पूजा जो है वो डांस के थ्रू की जाती है। इसी तरीके से एक होता है जुगलबंदी। मैं आपको दिखाती हूँ जुगलबंदी कैसा दिखता है। कुछ ऐसा, यहाँ पे जो तबला वादक हैं वो तबला बजाएंगे, उसके ऊपर जो वो बीट्स बजाएंगे उसी से परफॉर्मर जो है अपने घुंघरू से सेम बीट्स को बजाने की कोशिश करेगा। सम काइंड ऑफ कंपटीशन आप यहाँ पर देखेंगे, इसे जुगलबंदी कहते हैं। ये भी यहाँ पर कथक का एक एलिमेंट है। इसी तरह से फिर आता है तराना। तराना इज क्वाइट सिमिलर टू थिल्लना या फिर क्लाइमेक्स पार्ट ऑफ कथक। एक पीस यहाँ पर आप देखेंगे क्रमल है, ये एंड है। आपने कथक परफॉर्मेंस अगर कभी भी देखी हो तो आपने देखा होगा कि अंत में जो परफॉर्मर होता है वो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर स्पिन करता हुआ आपको दिखेगा या फिर फुटवर्क करते हुए दिखेगा। तो आप क्या पाएंगे, आप यहाँ पर पाएंगे वो जो पार्ट होता है जो बहुत ही रैपिड फुटवर्क से भरा होता है, उसको क्रमल्य कहते हैं। ऐसे ही एक और एलिमेंट है घटभाव। घटभाव क्या चीज़ है? अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी एलिमेंट्स आपने यहाँ पे सुने उस पे पीछे एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, एक गायक भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं जो गायन कर रहे हैं, और वो जो गाना गाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है, उसी के ऊपर परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन व्हाट इफ हम यहाँ पर वोकलिस्ट को हटा दें, हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को हटा दें, और पूरा का पूरा स्टोरी नरेशन जो है वो इस बात पे निर्भर करे कि परफॉर्मर जो है वो यहाँ पर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने हैंड जेस्चर, मुद्राओं से आपको पूरी स्टोरी नरेट करे। दैट इज व्हाट घटभाव इज। घटभाव में स्टोरी नरेशन होता है लेकिन पीछे कोई म्यूजिक या गाना वगैरह नहीं बजता। काफ़ी डिफिकल्ट है ये, क्योंकि जस्ट इमेजिन सिंगर ने बोला लोटस, तो यहाँ पर परफॉर्मर ने ऐसे शेप बना दिया। अब ऑडियंस को समझ आ जाएगा कि लोटस के लिए ये ऐसा दिखाया गया है। लेकिन व्हाट इफ वहाँ पे सिंगर ना हो और हम यहाँ पे
परफॉर्मर सिर्फ अपने हाथों की मूवमेंट, एक्सप्रेशंस के थ्रू पूरा स्टोरी नरेट कर रहा है, तो ये एक एक्सपर्ट व्यक्ति कर सकता है, ऑडियंस को पूरी स्टोरी समझा सकता है, राइट? तो इट्स डिफिकल्ट। घट भाव, तबला, वीणा, पखावज, बांसुरी, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपको इसमें यूज़ होते हुए दिखेंगे। और ये हैं कुछ पॉपुलर प्रोपोनेंट्स जिन्होंने कथक क्लासिकल डांस फॉर्म को बहुत ही पॉपुलर बनाया, ग्लोबल लेवल पर रिकग्नाइजेशन दिलवाया। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैंने तो फिर भी यहाँ पे कुछ ही नाम शामिल किए हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे जा रहे हैं ओडिसी की तरफ। ओडिशा में, ओडिशा में यहाँ पर बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। इन मंदिरों में जो देवी देवताओं की पूजा होती थी, जो वर्शिप होती थी, वो यहाँ पे करने का एक तरीका हमें इस डांस फॉर्म के रूप में दिखेगा। जैसे भरतनाट्यम में मंदिरों में देवदासी होती थी, बिल्कुल उसी तरह से उड़ीसा में आपको टेम्पल्स में महरी देखने को मिलेंगे। और ये जो महरी हैं, ये यहाँ पर आपको ये क्लासिकल डांस फॉर्म करती हुई नजर आएंगी। वर्शिप का तरीका है ये, ठीक है। क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं, कुछ किताबें हैं जो ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म का जिक्र करती हैं? जी हाँ, नाट्य शास्त्र में भी इसका जिक्र है। अभिनय चंद्रिका, अभिनय दर्पण प्रकाश और नाट्य मनोरमा, ये सारे टेक्सचुअल एविडेंसेस हैं जिनमें इसका जिक्र मिलता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा आप, हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है। अगर आप कोणार्क सन टेम्पल जाओगे तो उस टेम्पल की पूरी वॉल्स के ऊपर ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म्स के पोस्चर्स और मुद्राएं आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, इसी तरह से लिंगराज टेम्पल पे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी ये डांस जो है ये काफी पुराना है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो महरी जो होती थी वो यहाँ पर टेम्पल्स में इस डांस को परफॉर्म करती थी, लेकिन महरी सिस्टम यहाँ पे डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे करके। अब इस डांस को जिंदा कैसे रखें? तो ओडिशा में कुछ छोटे छोटे यंग बॉयज थे, लड़के, जिन्होंने यहाँ पर ये प्रण लिया कि हम इस डांस को बचाएंगे। उन्होंने महरियों की तरह अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया और इस डांस को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। ये कहलाए गोतीपुआ। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। गोतीपुआ, तो गोतीपुआ कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। ये आज भी टेम्पल्स में डांस परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ओडिशा का जो ओरिजिनल फॉर्म था वो पूरी तरह से तो ये नहीं बचा पाए। पर जब इन्होंने कोशिश की तो ओडिशा में एक फोक डांस ज़रूर निकला जो इसी के नाम से जाना गया। आज भी झूला सेरेमनी या फिर लॉर्ड कृष्ण की जन्म उत्सव पे मंदिरों में गोतीपुआ जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब बारी थी इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में बचाने की। तो यहाँ पे दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। चार्ल्स फाब्री, जिन्होंने ये बुक लिखी है, इस बुक में उन्होंने उड़ीसा के टेम्पल्स में ओडिसी डांस फॉर्म जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो दिखाया है। और दूसरी तरफ है इंद्रानी रहमान, जिन्होंने इस डांस को सीखा, सिखाया, ग्लोबल लेवल पे पॉपुलर बनाया। ये पूरा ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म भक्ति मूवमेंट से जुड़े जयदेव नाम के एक संत थे, उनके द्वारा लिखी गई किताब गीता गोविंद पर परफॉर्म किया जाता है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखनी है। मतलब मैं आपको थोड़ा और बता दूं, जयदेव जो है ना वो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हैं। उन्होंने ये बुक लिखी है गीता गोविंद, और इसके अंदर आपको मिलेंगी अष्टपदी। प्लीज इसको नोट कीजिए, अष्टपदी। अष्ट मतलब 8 पद। 8 पदों में 8 लाइन के पद हैं यहाँ, और उन्हीं पदों के ऊपर ये पूरा ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म परफॉर्म होता है। नॉट ओनली ओडिसी, मणिपुरी भी जयदेव के द्वारा लिखित गीता गोविंद पर ही परफॉर्म की जाता है।
अब थोड़ा सा डिटेल्स। यहाँ पे जो बेसिक स्टैंडिंग पोस्चर आपको ओडिसी में मिलेगा वो है ये, जिसको हम चौक कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें चौकोर आकार बन रहा है। त्रिभंग पोस्चर भी काफ़ी कॉमन स्टैंडिंग पोस्चर है। त्रिभंग, त्रि मतलब तीन, भंग मतलब बेंड। तो आप यहाँ पर नेक पर बेंड देख सकते हो, यहाँ पे वेस्ट या हिप पार्ट पे बेंड देख सकते हो, और यहाँ पर नी पे। तो चौक और त्रिभंग ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्चर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है, मैं आपको इन जनरल समझाती हूँ। ये क्लासिकल डांस फॉर्म इतना सॉफ्टली परफॉर्म किया जाता है कि इसको देख के लगता है जैसे एक मूर्ति नाच रही है। तो जो मूर्ति है उसकी वजह से इसको मोबाइल स्कल्पचर डांस भी कहते हैं, कि एक मूर्ति है लेकिन वो मूव कर रही है। आप यहाँ देखेंगे कि इसमें बहुत सारे रस, नवरस जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे वो आपको दिखेंगे। ये डांस फॉर्म पानी को दर्शाता है। इसकी एक और अनोखी खास बात क्या है, आप इसको कैसे पहचानेंगे? इस क्लासिकल डांस फॉर्म में जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक होता है, और इसमें पर्टिकुलरली सिल्वर ज्वेलरी का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर के जो गहने हैं वो पहने जाते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म की शुरुआत होती है मंगल चरण से, मतलब परफॉर्मर स्टेज पे आएंगे फूल लेकर और वो गॉड को अर्पित करेंगे। उसके बाद वो करते हैं बाटू नृत्य। बाटू मतलब बाटुकेश्वर, यानी कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है ये एलिमेंट। बाटू नृत्य में नॉर्मली क्या होता है, जो परफॉर्मर हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने को दर्शाते हैं। जैसे वो यहाँ पर ढोल बजाते हुए इस तरीके के एक्शंस करेंगे, या फिर वो यहाँ पे बांसुरी का स्टेप करेंगे। तो इस तरह से बाटू नृत्य जो है वो लॉर्ड शिव को डेडिकेट करते हुए परफॉर्म होता है। उसके बाद पल्लवी, दिस इज द प्रॉपर डांस फॉर्म, और थारी छाम जो है वो एंड है इस डांस का। अब डांस जो है मतलब बेसिकली ये क्लाइमेक्स पार्ट है। उसके बाद आता है मोक्ष या त्रिखंड मंजूरी। त्रिखंड मंजूरी का मतलब क्या हुआ, आप 3 खंडों से मंजूरी लेकर स्टेज से उतर रहे हैं। कौन से हैं 3 खंड? ऑडियंस है, देवता है जिनको हमने यहाँ बुलाया था उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए, एंड ऑब्वियसली जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और वोकलिस्ट थे जिन्होंने डांस में हेल्प की, उन सब से 1, 2, 3 खंड से मंजूरी लेके परफॉर्मर स्टेज से उतर जाता है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इसमें यूज होते हैं, और ये हैं फेमस प्रोपोनेंट्स जिन्होंने इस डांस को पॉपुलर किया। सोनल मानसिंह, किरण सहगल, गुरु केलुचरण। अब हम यहाँ पर चलेंगे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और उसमें सबसे पहले क्लासिकल डांस फॉर्म है मणिपुरी। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है मणिपुरी, ऑब्वियसली मणिपुर से आप देखेंगे। अब ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है इसकी जब शुरुआत हुई थी तो उसमें लॉर्ड शिव, गॉडेस पार्वती की कहानियाँ डांस के थ्रू नरेट की जाती थी। बट भक्ति मूवमेंट के दौरान जब यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की भक्ति ज़्यादा नज़र आई तो लॉर्ड विष्णु की जो कहानियाँ हैं, रासलीलाएँ हैं, वो सब भी इसमें नरेट की जाने लगी। तो इनिशियली कुछ ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। नाउ इवन यहाँ पर 18वीं सेंचुरी के एक राजा भी थे, भाग्यचंद्र, जिन्होंने इस क्लासिकल डांस फॉर्म को काफ़ी सपोर्ट दिया था। लेकिन यहाँ पे रिवाइवलिस्ट के रूप में हमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी देखने को मिलता है। क्यों? उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पे शांति निकेतन की। उस शांति निकेतन में बहुत सारे लोग पढ़ते थे, और उसमें सुबह के दौरान ये नृत्य जो है वो सिखाया जाता था। तो एक तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने भी इस डांस को बचाने की कोशिश की है समय के साथ। अब मणिपुर जो है उसमें जो हम डांस पढ़ने वाले हैं उसमें मणिपुर के दूसरे बहुत से परफॉर्मिंग आर्ट्स के एलिमेंट मिले हुए हैं। जैसे कि मणिपुर में रासलीला होती है, ये एक प्रकार का थिएटर है, मतलब ये एक प्रकार का ड्रामा परफॉर्म होता है जिसमें
लॉर्ड कृष्ण की कहानी दिखाई जाती है। मणिपुर में संकीर्तन भी होता है, इसे यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, मतलब साथ में मिलकर यहाँ पर कीर्तन करना, भगवान जी के गीत वगैरह गाना। थंगता ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट है जो कि आपको मणिपुर में मिलेगा। तो मणिपुरी डांस जो है उसमें इन सभी के ही थोड़े 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 करके एलिमेंट्स डाल दिए गए हैं। मैं आपको एक फैक्चुअल जानकारी दे दूं, थंगता, ये दो वर्ड्स जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में स्वॉर्ड और भाला यानी शील्ड के लिए यूज किए गए हैं। ये मार्शल आर्ट है। और उसके बाद पूरा मणिपुरी डांस आपका बनता है। मणिपुरी डांस की कुछ यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इनकी कॉस्ट्यूम काफ़ी डिफरेंट देखेंगे। यहाँ पे आपको ये सब कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि इसकी कॉस्ट्यूम काफ़ी अलग होती है। यहाँ पर इस तरह की ये जो स्कर्ट का यूज़ आप देख रहे हो इसको कुमिन कहते हैं। इवन अगर आपने मणिपुरी शादियाँ देखी होंगी उसमें भी यही ड्रेस पहनी जाती है। ये व्हील होता है, एक तरह का पर्दा कह लीजिए, जिसे हम मेकुम भी कहते हैं। और इस स्कर्ट के ऊपर ये जो एक और स्कर्ट आप देख रहे हैं, दिस इज पासवान। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी यूनिकनेस को याद रखें कि इसमें स्कर्ट जो है, ड्रेस जो है, कॉस्ट्यूम जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखने लायक, मणिपुरी क्लासिकल डांस फॉर्म जो है उसमें घुंघरुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, घुंघरू यूज़ नहीं होते हैं। नॉर्मली हर क्लासिकल डांस फॉर्म में पैरों में घुंघरू पहने जाते हैं, बट मणिपुरी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे नागभंड मुद्रा ये सबसे कॉमन मुद्रा है जिसको इस डांस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी फैक्चुअल जानकारी है, इसे भी आप नोट करें। और जैसे मैंने आपको कहा, घुंघरू इसमें नहीं पहने जाते। सर्व अंग अभिनय, सर्व मतलब ऑल, अंग मतलब बॉडी, अंग शरीर के जो लिम्स हैं, अभिनय मतलब इस पूरे क्लासिकल डांस फॉर्म में एक्सप्रेशंस ही नहीं, बॉडी के हर पार्ट को यूज किया जाता है डांस में। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, जयदेव के द्वारा रचित गीता गोविंद में जो अष्टपदी है उसी पर मणिपुरी डांस परफॉर्म होता है। और यहाँ पर एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट पंग आपको देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना तो ये ऐसा टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है ये नाम बदल रहा है। अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे मृदंगम है, थोड़ा नॉर्थ की तरफ आए तो वहाँ पे हमें पखावज दिखा। हम जब इस तरफ आ रहे हैं मणिपुर साइड तो पंग हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही जब हम जाएंगे असम की साइड तो वहाँ पे हमें खोल मिलेगा। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो नाम बदलते हुए हमें दिखेगा। ऑब्वियसली ये इंस्ट्रूमेंट्स की जो आवाज़ है, साउंड है, उसमें भी डिफरेंस है, बट ये दिखते एक जैसे हैं। खड़ताल एंड ऑब्वियसली पेना, ये एक इंस्ट्रूमेंट भी इसमें यूज होता है। एंड दीज आर सम फेमस प्रोपोनेंट्स, गुरु बिपिन, बिंबावती देवी एंड झावेरी सिस्टर्स। आखिरी क्लासिकल डांस फॉर्म सत्रिया। नाम पे फोकस कीजिएगा, हम जा रहे हैं असम। सत्रिया जो वर्ड है वो सत्र से आता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है मठ या फिर मोनेस्ट्री। तो हुआ क्या, जब आप भक्ति मूवमेंट देखते हो, जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था तो उस दौरान आपको एक और भक्ति संत सुनने में आएंगे जिनका नाम है शंकर देव। शंकर देव लॉर्ड विष्णु के भक्त थे। उन्होंने शुरुआत की मठों की। इन मठों को ही सत्र कहा जाता था। और इन सत्राज में जो डांस परफॉर्म होता था उसी डांस को फिर सत्रिया कहा गया। आइए थोड़ी और हिस्ट्री जान लें। ये जो डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है इसमें भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जो असम में ऑलरेडी डांस होता था उसके। उड़ीसा मतलब असम में आपको टेम्पल्स में देवदासीज भी डांस परफॉर्म करती हुई दिखेंगी। और तो और यहाँ पे उड़ीसा में सुखनन्नी यानी कि गॉडेस शक्ति जो है उनके
लिए भी डांस परफॉर्म होता था और व्याह गोआ ओझ यानी कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करते हुए भी डांस होता था। तो ये जो भी डांस फॉर्म्स यहाँ पे थे ऑलरेडी असम में, उन सब के एलिमेंट्स आपको सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म में मिलेंगे। इवन ऑब्वियसली बिहू भी परफॉर्म होता है, तो उनके भी एलिमेंट्स आपको सत्रिया में मिक्स देखने को मिलेंगे। अब जो मठ होते थे, उन मठों में मेल मॉन्क्स होते थे, भिक्षु होते थे। फीमेल यहाँ पे जो नन्स हैं, जो भिक्षुनी है, वो नहीं होती थी। तो सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म इनिशियली यहाँ पर मेल मॉन्क्स के द्वारा ही परफॉर्म होता था, जिन्हें हम भूकोट भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे बैठ के मठों के अंदर बहुत से सॉन्ग्स कंपोज करते थे। इन सॉन्ग्स को हम बोर गीत कहते हैं और बोर गीतों के ऊपर यहाँ पर ये डांस परफॉर्म किया जाता था। जैसे मैंने आपको कहा था, असम आओगे तो ये ऐसा दिखने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये खोल बन जाएगा, तो खोल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ कॉस्ट्यूम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पाट सिल्क का इस्तेमाल देखने को मिलेगा कॉस्ट्यूम में। नॉर्मली थोड़ी वाइट या ऑफ वाइट कलर की साड़ी, लेकिन उसके ऊपर रेड कलर के थ्रेड का वर्क आप देखेंगे। अगर आपने सुना है तो असम में गौमछा भी होता है, जो कि इसी तरीके के पैटर्न में होता है और उसे अक्सर यहाँ पे लोगों को ऑनर करने के लिए पहनाया जाता है। गौमछा या गमछा असम से, और उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो वो भी कुछ इसी पैटर्न में आपको दिखेगा। हस्त मुद्राएं, हाथों की मुद्राएं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाद में चलकर तो महिलाएं जो हैं उन्होंने भी सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म सीखा। इसमें लास्य और तांडव, तांडव जो लॉर्ड शिव करते हैं, लास्य जो शिव जी के तांडव को बैलेंस करने के लिए गॉडेस पार्वती करती हैं, उन दोनों ही एस्पेक्ट्स को इस डांस फॉर्म में डाला गया है। नाउ यही सेम सत्रिया जो डांस फॉर्म है, अगर उसमें से हम डांस का एलिमेंट थोड़ा कम कर दें और ड्रामेटिक एलिमेंट बढ़ा दें, तो यही एक थिएटर या ड्रामा का रूप ले लेता है और तब हम उसको अंकिया नाट या भावना कहते हैं। इस डांस को ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अगर सोलो परफॉर्मेंस हो रही है तो उसको हम चाली, राजघरीय चाली, झुमरा नृत्य, नाड़ू भंगी कहते हैं। इन नामों से ये डांस जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये थिएटर का रूप बन गया। मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा बीच में सत्रिया डांस होगा, लेकिन ड्रामा पार्ट ज़्यादा होगा, डायलॉग डिलीवरी होगी। तो ये अंकिया नाट। और अंकिया, अंकिया का मतलब होता है एक अंक। एक अंक का नाटक मतलब वन एक्ट प्ले। एक बार पर्दा खुला तो पूरा स्टोरी खत्म होने के बाद ही पर्दा गिरेगा। And these are some of the famous proponents, कृष्णाक्षी कश्यप और गुरु जतिन गोस्वामी। और इसी के साथ हमारे सारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये पूरा सीरीज पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एवरीवन। इसी के साथ आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, आप सभी यहाँ पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इस ऑफर के अंदर अवेल कर सकते हैं। आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ARTI1702 इसे अवेल करने के लिए। एंड ये कुछ बैचेस हैं जो कि 2027-28 को टारगेट करेंगे। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेके इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। एंड ये कुछ अनअकैडमी के रिजल्ट्स हैं, रिसेंटली आपने सुना ही होगा। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।